हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के 5वें पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहली उसमें 2 कविताएं हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी हुई है। उसकी पहली कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहली कविता है उत्साह। तो आइए उत्साह कविता के प्रश्न उत्तर देखते हैं पाठ्य पुस्तक में जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? अभी बादल जो है वो वर्षा जब करते हैं तो कभी कभी रिमझिम फुहार पड़ती है, हल्की हल्की बारिश होती है, क्योंकि तो कवि ने यहाँ पर बादल से गरजने को क्यों कहा? निराला क्रांतिकारी कवि थे, वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहते हैं। गरजना शब्द होता है क्रांति, बदलाव और विरोध को दर्शाता है। अभी गरजना मतलब जोरदार आवाज करना, तो रिमझिम फुहार मतलब धीमी धीमी आवाज़, मध्यम आवाज़। तो यहाँ पर आपको 2 बातें इंपॉर्टेंट लिखनी है। पहला, निराला क्रांतिकारी कवि थे, ये उनकी विशेषता है कि निराला जो थे वो क्रांतिकारी कवि थे और वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, कुछ बदल देना चाहते थे, जितनी भी बुराइयाँ उन सबको हटा करके नई चेतना जागृत करना चाहते थे। तो उन्होंने बादल से रिमझिम फुहार से नहीं कहा, क्योंकि कोई भी बात अगर धीरे धीरे कही जाए तो उसका असर उतना नहीं होता। जब जोरदार आवाज़ होती है, जोरदार प्रयास किया जाता है, तभी बदलाव आता है। बदलाव ऐसे आसानी से नहीं आता। तो उन्होंने बादल को चेतना जागृत करने के लिए कहा और जनता में जोश डालने को कहा। जोश कैसे आएगा? जोरदार गर्जना से। तो उन्होंने वो जोश जगाने के लिए बादल से आह्वान करते हैं और इसीलिए उन्होंने रिमझिम बरसने को नहीं कहा, बल्कि गरजने को कहा। जोर जोर, घेर घेर घोर गगन, यानी तुम घिर के आओ, घोर जोरदार और गरजो। तो गरजना शब्द यहाँ पर किस बात का द्योतक है? बदलाव का, क्रांति का और विरोध का, इसको दर्शाता है। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो हम प्यार से नहीं बात करते, तब हम तेज आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो जब हमें विरोध करना है, हमें क्रांति लानी है, तो हमें बदलाव करना होगा और उस क्रांति के लिए हमें आवाज़ ऊंची करनी होगी। इसीलिए कवि बादलों का आह्वान करता है। प्रश्न 2 देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। वे बादलों से गरजने के लिए कहता है। एक और बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करने के लिए क्रांति को तैयार करना है। अभी की शीर्षक हम कोई और भी रख सकते थे कवि इसका, लेकिन उन्होंने उत्साह रखा। उत्साह किस बात के लिए चाहिए? उत्साह चाहिए था जनता में कि जो कुछ यहाँ पर परेशानियां हैं वो जनता उससे बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। उसके अंदर हृदय का सारा उत्साह खत्म हो चुका था, मर चुका था। तो फिर से नया संचार करना था, नया जोश डालना था, नया उत्साह लाना था जनता के अंदर। तो उस मन में उत्साह को लाने के लिए वो बादल से आह्वान करते हैं कि तुम इतनी घनघोर बारिशा करो, गरज के साथ बरसो कि लोगों के अंदर वो चेतना जागृत हो जाए और फिर से उनके अंदर उत्साह बढ़ जाए। किस बात का उत्साह? सामने वाले से विरोध करने का, विद्रोह करने का, क्रांति करने का। क्रांति मतलब बदलाव लाने के लिए। बदलाव अगर हम लाना चाहते हैं तो हाथ पे हाथ रखकर बैठने से बदलाव नहीं आता, हमें प्रयास करना पड़ता है। और उस समय जनता जो थी वो थक हार चुकी थी, प्रयास करने की उसके अंदर ताकत खत्म हो गई थी। तो कवि अपना योगदान दे रहा है देश प्रेम के लिए, और वो बादलों का माध्यम बना करके जनता को जगाना चाहता है, उनके मन में उत्साह जाए। इसीलिए इस कविता का जो शीर्षक है उत्साह, वो पूरी तरह उपयुक्त है। अभी प्रश्न 3 है कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करते हैं। पानी बरसाकर सबकी प्यास बुझाता है और सुखी बनाता है। बादल क्या काम करता है? पानी बरसा करके हमारी प्यास बुझाता है और हमको सुखी बनाता है। गर्जन कर क्रांतिकारी चेतना को जगाता है। गरजता है तो हमारे अंदर क्रांतिकारी चेतना का जागरण होता है। नव निर्माण कर नवजीवन प्रदान करता है। और क्या करता है? नवजीवन प्रदान करता है, नव निर्माण करता है, कुछ नया बनाता है। कैसे नया बनाता है? वो जो बीज जो सुप्तावस्था में पड़ा था, वो बादल की बारिश पा करके फिर से उसमें से नन्ही कोपले निकल आती है, यानी नव जीवन का निर्माण करता है। आप इसमें एक पॉइंट और भी जोड़ सकते हैं कि बादल विध्वंसकारी भी है। बादल जो है वो विध्वंस भी कर देता है, जितनी भी बुराई है, जितनी भी तकलीफें हैं, उन सबका विध्वंस कर देता है। तो यहाँ पर बादल को 4 अर्थों में प्रयोग किया गया है। चौथा प्रश्न देखें,
शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी खास भाव या दृश्य से ध्वन्यात्मकता प्रभाव पैदा हो, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। बच्चों, ये आपको बात याद कर लेनी है कि कविता में नाद सौंदर्य किसे कहते हैं। नाद होता है जो आप म्यूजिक में सुनते हैं, ट्रेबल एंड बास, तो जो बास का इफेक्ट है वो नाद स्वर होता है। नाद मतलब जब तबले पर थाप मारी जाती है तो वो उसकी वाइब्रेशन दूर तक जाती है, वो उसको कहते हैं नाद सौंदर्य। तो यहाँ पर शब्दों का ऐसा प्रयोग है कि आपको देर तक आपको कानों में वो शब्द गुंजायमान होते हैं और ध्वनि आती है, तो उसको कहते हैं ध्वन्यात्मकता या नाद स्वर। आपसे ये प्रश्न किसी एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे नाद स्वर मौजूद है? छांट कर लिखो, आपको छांट करके लिखने हैं। आप यहाँ देख लीजिए, कविता के इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। कौन कौन सा? घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, यहाँ पे नाद सौंदर्य है। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले, ला 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 की आवृत्ति, ललित ललित काले घुंघराले में ध्वन्यात्मकता है। बाल कल्पना कैसे पाले, ला 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 की आवृत्ति है। तीसरा है विद्युत छवि उर से, विद्युत छवि उर से, तो यहाँ सुनने में कानों को बड़ा आनंद आता है। चौथा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, तो यहाँ ये जो 4 पंक्तियाँ हैं इसमें नाद सौंदर्य है। हो सकता है आपको तरह तरह की पंक्तियाँ दे दीजिए और उसमें आपको छांटना पड़े कि किस पंक्ति में ध्वन्यात्मकता है, तो आप इन 4 पंक्तियों को ध्यान में रखेंगे। ये उत्साह कविता में आपके 4 प्रश्न थे। और 5वां एक प्रश्न है कि बादल पर आप एक और कोई कविता लिखिए, तो ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर ये पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। उत्साह कविता के कुछ और प्रश्न जिसमें सिर्फ भाषा बदलती है, उत्तर वही होते हैं, एक बार देख लेते हैं। कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया और क्यों? आपको पता है किसका आह्वान किया, बादल का किया। और क्यों किया? क्योंकि बादल के अंदर क्रांति का, विध्वंस का और नवजीवन का गुण है। और कवि का क्या मानना है कि बादल क्रांति के दूत हैं, वो क्रांति ला सकते हैं और उनके अंदर वो ताकत है कि अपनी घोर गर्जन से लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं। और बादलों के हृदय में बिजली छिपी है, यानी वो कड़कपन है उनके अंदर। तो जब बादल गरज करके आएंगे और वर्षा करेंगे तो लोगों के अंदर नव जागरण की चेतना जग जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्रांति के लिए बादल का आह्वान किया। अभी कवि ने इसमें एक पंक्ति कही कि तुम नव कविता का, कवि इसमें बादल से कहता है नूतन कविता फिर भर दो। तो यहाँ पर वो बात बादल से कह रहा है, लेकिन बादल की तरफ इशारा करते हुए कवि नए कवियों से कह रहा है कि तुम नई कविता लिखो, आज की कविता लिखो, जोश की कविता लिखो, चेतना की कविता लिखो। वो कवियों को भी आह्वान कर रहा है कि इस समय तुम प्रेम और सौंदर्य की कविताओं की रचना ना करके लोगों में जोश और उमंग भरने वाली कविताएं लिखो। वो जो समय था बच्चों, उस समय हमारी जनता बहुत दर्द में थी, बहुत तकलीफ में थी। अकाल, गरीबी, भुखमरी, इन सब से पीड़ित थे और ऊपर से हम परतंत्र थे। तो लोगों के अंदर जोश जगाना था, प्रेम और सौंदर्य उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था उस समय। तो वो और कवियों से भी कहता है बादल की तरफ इशारा करके कि आप भी नई चेतना की कविता लिखो। कवि ने नवजीवन का प्रयोग बादलों के लिए भी किया। स्पष्ट कीजिए, बादलों के लिए नवजीवन क्यों कहा, क्रांति दूत कहा और फिर नवजीवन के लिए कहा? उनका मानना है कि बादल कल्याणकारी भी हैं। बादल विविध रूपों में जन कल्याण करते हैं। वे अपनी वर्षा से लोगों की बेचैनी दूर करते हैं, तपती धरती को शीतल कर देते हैं, मुरझाई सी धरती में नया जीवन डाल देते हैं। वे धरती को फसल उगाने योग्य बनाकर लोगों में जब जीवन का संचार करते हैं। तो लोगों को भी नया जीवन देते हैं, धरती को नया जीवन देते हैं और सोए हुए बीजों को भी वो नया जीवन देते हैं। तो बादल क्रांति दूत भी हैं और साथ ही साथ कल्याणकारी भी हैं। ये 2 काम बादल करते हैं। कवि ने ऐसा इस कविता में बताया। बादलों के आने से पहले प्राणियों की मनोदशा क्या थी? जब तक आसमान में बादल का आगमन नहीं था, गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लोग बेचैन थे, विकल मन था उनका। और कैसे थे? अनमन से अनमन थे, यानी अनमने हो रहे थे। उन्मन थे उन्मन, तो वो बेचैन थे, अनमने हो रहे थे, उनको कहीं चैन नहीं आ रहा था। गर्मी के मारे उनका जीना दूभर हो गया था, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। तो उनकी मनोदशा कुछ इस प्रकार की थी। इसीलिए कवि कहता है बादल से कि तुम वर्षा करो और उनको शीतलता प्रदान करो। कवि ने बादलों के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया? कवि ने उनको अज्ञात दिशा के घन कहा, नवजीवन वाले कहा, धाराधर कहा और क्या कहा? वे धरतियों को, प्राणियों को नवजीवन देने वाला कहा। तो इन्होंने 2-3 बातों का, विशेषणों का भी प्रयोग किया है
बादल के लिए। उत्साह कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता को लिखने से कवि क्या संदेश देना चाहता है? दोनों ही बातें एक ही हैं। कवि ने उत्साह कविता में बादलों का आह्वान करके क्रांति लाने के लिए कहा है। इस कविता में बादलों को क्रांति दूत मानकर सोए, अलसाए, कर्तव्य विमुख लोगों को क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया। लोग कैसे हो गए थे? सो रहे थे, अलसाए हुए थे, बिल्कुल पस्त हो चुके थे, परेशान थे, उनको और अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए थे, उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, वो कुछ नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे लोगों के अंदर फिर से चेतना जगाने का काम के लिए कवि जो है वो बादल को आवाज देता है कि आओ और इनके अंदर वो चेतना जागृत करो, क्रांति लाने के लिए प्रेरित करो। इस क्रांति या विप्लव के बिना समाज की जड़ता और कर्तव्य विमुक्ता में परिवर्तन लाना संभव नहीं। जब तक कि लोगों को जगाया नहीं जाएगा तब तक परिवर्तन कैसे आएगा, बदलाव कैसे आएगा? लोगों में उत्साह भरना ही उत्साह कविता का उद्देश्य था। लोगों के अंदर जो तप्त परेशान लोग हैं उनके अंदर उत्साह, वो जोश फिर से लाना चाहता था कवि कि ये उठ खड़े हों और अपनी क्रांति करें और दुनिया में बदलाव लेकर आए। और बदलाव ऐसे ही आया बच्चों। 200 साल हम परतंत्र रहे, उसके बाद हम स्वतंत्रता हमने पाई, तो इतनी आसान नहीं थी, बड़ी मुश्किल से लोगों को जगाया। कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया, तब हमें आज ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। हम और आप स्वतंत्र देश के वासी हैं, लेकिन इसको बहुत मुश्किल से हमने पाया है। तो बच्चों, यहाँ पर उत्साह कविता के प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।